नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पावर शेयरिंग क्लास 10th की सिविक्स का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर हम ये जो पावर शेयरिंग के बारे में समझेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरीके से पावर्स को शेयर किया गया। और ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी वीडियो से ही पूरे आगे के चैप्टर कनेक्ट होंगे। तो इस वीडियो को पूरी देखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका की बात की गई है, तो हम बेल्जियम से शुरू करेंगे, फिर श्रीलंका के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में जानते हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। यानी बेल्जियम में यूरोप के अंदर एक बहुत ही छोटी देश है, कंट्री है, और इसका अगर एरिया देखें तो हरियाणा से भी क्या है, छोटा है। बेल्जियम हैज बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। और जो बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी और लग्जमबर्ग की जो कंट्रीज है उनसे टच होता है। जैसे हमारा पाकिस्तान से, चाइना से टच होता है, सेम इनका भी इस तरीके से टच होता है बाउंड्री। इनकी करंट पॉपुलेशन देखा जाए बेल्जियम की 2019 में अभी चेक किया मैंने तो आ रहा था 1.15 करंट। गूगल पे 2019 का ही डाटा था, तो मैंने इसका यही लिख दिया 1.15 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी है। इट मीन्स 2 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन होगी हरियाणा में। बेल्जियम हैज डाइवर्स एथनिक कंपोजिशन, यानी बेल्जियम के अंदर जैसे ही भारत के अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, सेम इसी तरीके से बेल्जियम के अंदर भी अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर के लोग वहां पर रहते हैं। अब इसको मैं आपको थोड़ा मैप के थ्रू और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा हमारा पूरा बेल्जियम। बेल्जियम की यहाँ नीदरलैंड्स है, यहाँ जर्मनी, यहाँ लग्जमबर्ग और यहाँ पे फ्रांस कंट्री है, जो कि इसकी बाउंड्री से टच होती है। इस पूरे की कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। फ्लेमिश, ये जो इलाका आपको ऊपर का दिखा है डॉटेड इलाका, इसे फ्लेमिश इलाका कहा जाता है। और यहाँ पर 59% देखा जाए तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है। यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। दूसरा आता है वेलन। इस इलाके को कहा जाता है वेलोन रीजन। इस इलाके के अंदर 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच स्पीक करते हैं, यानी वो फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। और डच से अगर हम इनका कंपेयर करें तो हम पाएंगे जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो रिच हैं। यहाँ के लोग, फ्रेंच वाले लोग अमीर हैं और डच वाले लोग क्या है, इनके कंपैरिजन में अमीर नहीं है। और यहाँ पे साइड में आता है जर्मन स्पीकिंग, जो कि जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं और इनका परसेंटेज 1% है। यानी सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो डच स्पीकिंग बोली जाती है और यहाँ की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो डच भाषा बोलने वाले लोग ही रहते हैं। अब बात की है इस ब्रुसेल्स, इस छोटे से इलाके की बात करते हैं। यहाँ ये इसकी कैपिटल है और इस यहाँ पर 80% जो लोग हैं वो स्पीक फ्रेंच, यानी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पर 20% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग यहाँ पर करते हैं। अब इसी की वजह से क्या है, एक क्वेश्चन उठेगा जो कि उठना चाहिए कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो अमीर क्यों है? क्योंकि ये जो इलाका है ब्रुसेल्स का, यहीं से ही पूरे कंट्री को मैनेज किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज की मेजॉरिटी होगी वही आगे निकला है। जैसे कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो थी वो स्पीकिंग फ्रेंच वालों की थी, जो फ्रेंच बोलते थे। तो ऐसे में फ्रेंच वाले लोग अमीर हो गए और जो डच वालों की यहाँ पे पॉपुलेशन 20% थी, तो इस वजह से यहाँ पे जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो गरीब है। मतलब यहाँ पे भी रहने वाले जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो गरीब हैं, यहाँ पे ही नहीं पूरे बेल्जियम के अंदर। दरअसल ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पे मैनेज किया जाता था। तो ये जो फ्रेंच वाले लोग थे अपने लिए ज्यादा काम करते थे और डच और जर्मन स्पीकिंग वालों के लिए उतना काम नहीं करते थे। ये सेम इसी तरीके से है जैसे कि अगर आप क्लास के मॉनिटर हो तो आप अपने दोस्तों का नाम नहीं लिखोगे, वहीं आप दूसरे जो लोग हैं उनका, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका आप नाम लिख दोगे, उनको वार्निंग भी नहीं दोगे और उनको इग्नोर भी नहीं करोगे, और अपने दोस्तों को वहीं इग्नोर कर दोगे और उनका नाम नहीं लिखोगे। सेम इसी तरीके से फ्रेंच ने भी यही किया कि अपने जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे उनके लिए तो काम किया, पर
जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे उनके लिए इतना काम नहीं किया। इस वजह से डच और फ्रेंच के बीच में गैप पैदा हो गया। हम देखते हैं कि जो फ्रेंच बोलते हैं वो काफी अच्छे हैं, एजुकेटेड है, काफी अच्छी पोस्ट पर हैं, पर यहाँ पर वो मिसिंग होता है। इसी वजह से पंगा हुआ डच और फ्रेंच के बीच में, जो कि ब्रुसेल्स में हमें देखने को मिलेगा। आगे हम इसके बारे में डिस्कस और करेंगे। अभी के लिए हम मूव ऑन करते हैं श्रीलंका की तरफ। अगर हम देखें तो ये रहा हमारा श्रीलंका। हालांकि मैप ये थोड़ा अजीब सा बना है, पर यही है। अब इसके अंदर इंडियन तमिल्स यहाँ रहते हैं, मुस्लिम्स ये जो डॉटेड है यहाँ पे मुस्लिम यानी फैले पड़े हैं, कोई इनका एक ठिकाना वगैरह नहीं है, फैले पड़े हैं। श्रीलंकन तमिल्स जो कि यहाँ पे हालांकि सभी लोग फैले हैं लेकिन ज्यादातर इलाकों यहाँ पे ही लोग रहते हैं। सिन्हालीज की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा हमें देखने को मिलती है, यानी सिन्हालीज ने ज्यादा कवर एरिया कर रखा है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के बारे में समझे तो श्रीलंका इज अ आइलैंड कंट्री, यानी एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उसे कहते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, तो ये भी पानी से घिरा है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ से ज्यादा है, यानी अभी करंट की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज्यादा है। और इट हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, और इस यहाँ पे भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, जैसा कि आप देख सकते हो। तमिल्स हैं, मुस्लिम्स हैं, सिन्हालीज हैं, श्रीलंकन तमिल्स है, ऐसे डाइवर्स पॉपुलेशन है यहाँ पर। अब बात करते हैं जो सिन्हाला स्पीकर है उनकी जो पॉपुलेशन है 74%, यानी सबसे ज्यादा जो श्रीलंका के अंदर लोग रहते हैं वो रहते सिन्हाला, जो कि सिन्हाली लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आते तमिल। तमिल की जो पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो तमिल स्पीकर जो बोलते हैं उनकी 18% है। तमिल में भी 2 पार्ट्स हैं, एक है श्रीलंकन तमिल्स जो श्रीलंका के ही है, और दूसरे आते हैं इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स वो लोग हैं जो भारत के थे, क्योंकि ये भी गुलाम था, हमारा जो इंडिया है वो भी गुलाम था। तो इंडिया से जो तमिल्स है वो श्रीलंका मजदूरी करवाने के लिए लाए गए और यहीं पर फिर उनको छोड़ दिया गया, और ये लोग वापस अपने देश भारत नहीं गए, तो उनको वो यहीं रहने लगे, तो उनको इंडियन तमिल्स के नाम से जाना लगा। इनकी जो पॉपुलेशन है वो 5% है, और श्रीलंकन तमिल जो वहीं के ही थे उनकी पॉपुलेशन है 13%। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अगला आता है क्रिश्चियंस। यहाँ पे क्रिश्चियंस भी थे। क्रिश्चियंस की जो पॉपुलेशन है वो है 7% इनकी पॉपुलेशन थी, और ये लोग या तो तमिल भी बोलते थे, सिन्हाला भी बोलते थे, इनके ऊपर डिपेंड करता था। अब बात आती है कि जो सबसे ज्यादा जो बोली जाती थी लैंग्वेज, वो क्या बोली जाती थी? सिन्हाला बोली जाती थी। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर आर बुद्धिस्ट, और जो सिन्हाला जो स्पीकर थे वो ज्यादातर क्या थे? बुद्धिस्ट थे, बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकर आर हिंदूज, और जो तमिल भाषा बोलते थे वो ज्यादातर हिंदू थे। अब इसी के बीच में यहाँ कन्फ्लिक्ट हुआ, सिन्हाला स्पीकर वर्सेस तमिल स्पीकर के बीच में क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट हुआ। कन्फ्लिक्ट इस लैंग्वेज के बेस पर हुआ, ना कि इनके रिलीजन वगैरह के बेस पर हुआ। इसको सिन्हाला स्पीकर तमिल स्पीकर्स में क्या हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक छोटा जरूर है पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम श्रीलंका के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम समझते हैं कि मेजोटेरियनिज्म होता क्या है। आप बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाई डिसरिगार्डिंग द विशेस ऑफ माइनॉरिटी। यानी एक ऐसा बिलीफ है जहां पर यह माना जाता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कंट्री के अंदर जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से वो क्या करे? रूल करे, जैसा उसको सही लगता है वो करे। और जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं जिनकी संख्या कम है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनकी इच्छा माने या ना माने ये मेजॉरिटी वाले लोगों पे डिपेंड करता है। मानना हो तो माने, ना मानना हो तो ना माने। इसी को ही मेजोटेरियनिज्म कहा जाता है। श्रीलंका के बारे में थोड़ा समझें तो श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। इसको इस सन में या इस ईयर में आजादी मिली। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोटेरियनिज्म। अब यहाँ पे देखो कितनी बड़ी अजीब बात है कि डेमोक्रेटिक तरीके से मतलब जो गवर्नमेंट है फॉर्म की गई, और लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब फॉर्म की गई तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट सबके लिए काम करे। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट मेजोटेरियनिज्म पे जो उस रूल है, जो उस रोड है, उस पे चलने लगी। हमने वहां पे सबसे ज्यादा जो आबादी थी, जो पॉपुलेशन थी, वो किसकी थी? सिन्हालीज की। यानी गवर्नमेंट सिन्हालीज के लिए काम करने लगी। जो अदर कम्युनिटीज थे, चाहे वो तमिल्स हो या मुस्लिम्स हो, उनके लिए वर्क नहीं कर रही थी। जो क्रिश्चियंस उनके लिए काम नहीं कर रही थी। उसने क्या किया? इन 1956 एक एक्ट पास किया। इस एक्ट में क्या था कि फेवर्ड करता था सिन्हाला कम्युनिटी, यानी सिन्हाला कम्युनिटी को बहुत फायदे पहुंचाता था। जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएंगे,
बुद्धिज्म को प्रमोट करता था। ये जो सिन्हाला कम्युनिटी है बुद्धिज्म को फॉलो करते, तो इनकी जो रिलीजन है इसको भी प्रमोट करता था। अगर आप सिन्हाला कम्युनिटी को, तो गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशंस आपको अच्छी मिल जाएगी। दूसरा चीज, जो सिन्हाला की जो लैंग्वेज, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, उनका क्या किया गया, उनको लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका के अंदर। अब होता है कि श्रीलंकन जो तमिल्स थे उनकी बुरा लगा कि ये तो भाई बहुत गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे। जहां कहाँ इक्वल राइट्स है कि अगर आप सिन्हाला कम्युनिटी को हो तो जॉब मिलेगा, अगर आप श्रीलंकन तमिल्स हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो कहाँ है? उनके कल्चर को प्रमोट नहीं किया जा रहा था, बुद्धिज्म को प्रमोट किया जा रहा था। श्रीलंकन तमिल्स को लग रहा था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और हो भी रहा था। उनके इंटरेस्ट की बात नहीं की जा रही। जब देखो तब जो गवर्नमेंट है वो सिन्हालास के लिए बात करती है, उनके लिए काम करती है, पर श्रीलंकन तमिल्स या अदर जो कम्युनिटीज है उनके लिए कब वो बात करेगी, उनके लिए कब काम करेगी। तो इस वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स है उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। श्रीलंकन तमिल पार्टीज लॉन्च। अब श्रीलंकन जो तमिल्स है उन्होंने पार्टीज वगैरह भी लॉन्च कर दी। उन्होंने सोचा कि हम गवर्नमेंट में आएंगे, हम खुद ही पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, खुद ही गवर्नमेंट चलाएंगे, और गवर्नमेंट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर काम वगैरह करेंगे। उन्होंने क्या किया, उनकी डिमांड्स थी श्रीलंकन तमिल्स की, जो पूछा जाता है कि आखिरकार श्रीलंकन तमिल्स की क्या डिमांड थी। तो श्रीलंकन तमिल्स की डिमांड थी कि उन्हें इक्वल राइट्स मिले, जैसे कि सिन्हालास को मिल रहा है। अगर उनको जॉब्स मिले, उनके इंटरेस्ट की बात हो, कल्चर रिलीजन, उनके कल्चर उनके रिलीजन पे भी ध्यान दिया जाए। अगर ये सब नहीं हो सकता तो तमिल इलम स्टेट बना दो, यानी हमारे लिए एक अलग स्टेट बना दो जिसका नाम होगा तमिल इलम, और इस इलाके के अंदर हम अपने मन माखवी जैसा हमें सही लगता है वैसा काम करेंगे, आप इंटरफेयर मत करो। अब आता है ST यानी श्रीलंकन तमिल्स वर्सेस सिन्हाला। अब इसी के बीच में क्या हुआ, कंफ्लिक्ट हुआ। सिन्हाला जो तमिल्स हैं और सिन्हालास और श्रीलंकन जो तमिल्स है उनके बीच में कंफ्लिक्ट हुआ ये इसकी वजह से सिविल वॉर हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में टेंशन हुई, और ये 2009 तक चली। 2009 तक चलते चलते इस सिविल वॉर में बहुत सारी घटनाएं हुई, कई लोगों की जानें गई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, लोगों ने अपने लाइवलीहुड खो दिए, उनको रिफ्यूजी बनना पड़ा, यानी जहां पे भी लड़ाई वगैरह होते वो छोड़ छाड़ के दूसरी जगह भाग जाते वो, तो ऐसे वो दूसरी कंट्री में जाके शरण वगैरह भी लेने लग जाते, तो ऐसे वो रिफ्यूजी बनने लगे। तो इस तरीके की कंडीशन वहां पर हो गई थी, और ये केवल इस एक्ट के पास होने की वजह से हुआ था, और वहां की गवर्नमेंट का जो रवैया था दूसरे कम्युनिटी के प्रति वो अच्छा नहीं था, एक इक्वल रवैया पूरी तरीके से नहीं था। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आते हैं मेन चीज, जैसे कि इसके अंदर यही पूछा जाता था कि तमिल्स की डिमांड क्या थी और उनके साथ किस तरीके के भेदभाव हो रहे थे, एक्ट में क्या बनाया गया था, सिविल वॉर कब शुरू हुआ था, सिविल वॉर में क्या क्या चीजें हो गई थी। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम अकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ने वाले हैं, यानी बेल्जियम की समझदारी पढ़ने वाले हैं, यानी बेल्जियम ने किस तरीके से समझदारी भरा बर्ताव किया। हमें पता है कि बेल्जियम के अंदर अलग अलग लैंग्वेज भाषा बोलने वाले लोग हैं, सेम श्रीलंका में भी था, लेकिन श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, सिन्हालीज जो है उन्होंने अपना डोमिनेंस क्रिएट किया। पर बेल्जियम में भी क्या ऐसा हुआ? नहीं, बेल्जियम ने समझदारी का प्रयोग किया। क्या वो किया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। बेल्जियम अडॉप्टेड अ वेरी इनोवेटिव मॉडल, उसने बहुत ही एक इनोवेटिव मॉडल निकाला। Between 1970 and 1993 they amended their constitution 4 times, और 1970 से लेकर 1993 तक इन लोगों ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया 4 बार। इट मीन्स कि ऐसा ना हो कि किसी को भी प्रॉब्लम हो, यानी अलग अलग कम्युनिटी के लिए ऐसा ना हो कि फ्रेंच वाले लोगों के लिए लगे कि डच वाले लोगों के लिए ज्यादा काम किया जा रहा है, या फिर डच लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को लगे कि फ्रेंच वालों के लिए ज्यादा काम किया जा रहा है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया ताकि किसी को भी बेगानापन ना लगे, किसी को ऐसा ना लगे किसी भी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को कि हमारे लिए गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। अब एग्जाम में यही पूछा जाता है बेल्जियम मॉडल या फिर अकोमोडेशन इन बेल्जियम, इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखिएगा, जरूर समझिए।
पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने क्या किया कि मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल जो गवर्नमेंट होगी उसके अंदर जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे। कहने का मतलब कि अगर मिनिस्टर्स कितने भी 100 हैं तो फ्रेंच के 50 होंगे, डच के भी 50 होंगे, यानी इक्वल रहेगा, ना फ्रेंच के ज्यादा ना डच के ज्यादा, इक्वल। दूसरा पॉइंट, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप सो दैट सिंगल कम्युनिटी कैन नॉट टेक डिसीजन यूनिलैटरली। कहने का मतलब है कि कुछ स्पेशल लॉज के लिए आपको सपोर्ट चाहिए फ्रेंच से भी और डच से भी। ये नहीं कि कोई लॉ बनाया गया, बहुत मेन लॉ है जिससे देश बहुत मतलब देश में बहुत बदलाव आ सकते हैं, तो फ्रेंच ऐसा नहीं होगा कि फ्रेंच ही पास कर दे और डच से पूछा ना जाए, या फिर ऐसा ना हो कि डच से ही पूछा गया फ्रेंच से पूछा ना गया हो, ऐसा नहीं होगा। यानी फ्रेंच और डच दोनों की सहमति होगी। अगर दोनों कहेंगे कि हाँ इस रूल को पास कर देना चाहिए, बन जाना चाहिए, तो बन जाएगा। अगर कोई भी एक मना कर देता है तो रूल पास नहीं होगा, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। यहाँ पे ये समझ में आता है कि लोग मतलब सबका सुन रहे हैं, ये नहीं कि अपना अपना देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स डिवाइड, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है उसको डिवाइड किया गया। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है, सीजी मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको डिवाइड किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के बीच, यानी जो राज्य सरकार होती है उसके बीच में डिवाइड किया गया है। इट विल नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सीजी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट नहीं होगा, यानी जो इसको पावर्स दी जाएंगी वो मतलब अपने सही तरीके से पावर्स का यूज ये कर सकता है, इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दे तो रहा है लेकिन बार बार इसको परेशान कर रहा है, नहीं, जो एक बार पावर दे दिया तो ये आपका ही है। कहने का मतलब कि अगर एक बार आपको फोन मिल गया तो आपका ही पर्सनल फोन है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट मम्मी पापा बार बार उसमें छेड़े छाड़ेंगे नहीं। जैसे एक कम्युनिटी फोन होता है ना कि आपके भाई भी चला लेता है, बहन भी चला लेती है, मम्मी भी चला लेती है, तो ऐसा नहीं है, आपका पर्सनली है वो, आप उसको जैसा मन चाहे उस तरीके से यूज कर सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे ही दी गई थी कि आप यूज करो, ये नहीं कि कोई भी आपका मम्मी ले लेंगी फोन, भाई ले लेगा, बहन लेगा, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, वरना देने का क्या फायदा, नाम का होता केवल। थर्ड पॉइंट, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स के अंदर जो कैपिटल है बेल्जियम की, उसके अंदर एक अलग टाइप की गवर्नमेंट है, अलग है। इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटेड, दे एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सीजे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि हमें पता है कि ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी वो थी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की, और इसी वजह से लोग अमीर भी थे। और जो बाकी जो हमारा रीजन बसता है, जो अलग अलग था इलाका, उसमें सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो डच बोली जाती थी। तो यहाँ ये किया गया कि यहाँ पे क्योंकि फ्रेंच का डोमिनेंस था और इस बाहरी इलाके पे डच का डोमिनेंस था, तो ये किया गया कि यहाँ पे भी इक्वल कर दिया गया है, डच भी रहे और फ्रेंच भी रहे, तो इक्वल हो गया, बांट दिया गया। और ब्रुसेल्स के अंदर जो जगह थी यहाँ पे डोमिनेंस किसका था, फ्रेंच का, तो ऐसा ना करके यहाँ पर ये किया गया कि अब डच भी रहेंगे। तो ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जो डच वाले लोग थे, इन लोगों ने फ्रेंच को आने दिया कि चलो ठीक है हम यहाँ कर देते, तो फ्रेंच वाले लोगों ने कहा कि जब आपने हमारे लिए यहाँ जगह रख दी है तो हम भी आपके लिए यहाँ पे जगह रख देते हैं। यहाँ ये कहने का मतलब है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, उतना मुश्किल नहीं है। देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। एक और टाइप की गवर्नमेंट है जिसे लोकल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। लोकल गवर्नमेंट जो होती है इलेक्टेड बाय पीपल, ये लोगों के द्वारा इलेक्टेड की जाती है, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, और एक लैंग्वेज एक भाषा बोलने वाले लोग इसे चुनते हैं। डच, फ्रेंच, जर्मन, नो मैटर वेयर दे लिव, ये मैटर नहीं करता कि डच कहाँ रहते हैं, फ्रेंच कहाँ रहते हैं, जर्मन कहाँ रहते हैं, ये कहीं पे भी रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, पर ये एक कम्युनिटी के एक लैंग्वेज भाषा बोलने वाले लोग होने चाहिए, और अपनी लोकल जो गवर्नमेंट है डच, फ्रेंच, जर्मन, ये लोग अपनी चुन सकते हैं। अगला आता है कि आखिरकार जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी क्या पावर्स हैं या कि वो क्या काम करता है। तो लोकल गवर्नमेंट की पावर्स या मोटिव उसका ये है कि वो कल्चरल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व करता है, और अपने कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, कैसे और अच्छा बनाया जाए, उससे रिगार्डिंग ये काम वगैरह करता है।
अब देखो हम इतना पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझ में आ चुका है कि बेल्जियम का जो मॉडल है वो कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है आप लोगों को ना लगे या थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, पर एक्चुअली में है। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल। पर ये जो कॉम्प्लिकेटेड जैसा हमें प्रोसेस दिखता है, भले ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका जो आउटपुट निकल के आया है बेल्जियम के अंदर बहुत ही लाजवाब, बहुत ही गजब निकल के आ रहा है। इसी के साथ एक पॉइंट जो कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इन बेल्जियम की जो यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट कहाँ है, तो वो कहाँ पर है, बेल्जियम में ही कंसिडर किया गया है। आज की इस वीडियो में हम वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल ये हम पढ़ने वाले हैं। यानी हम यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो पावर शेयरिंग है वो क्यों डिजायरेबल है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो सत्ता है, जो पावर है, उसको हमें डिवाइड क्यों करना चाहिए, उसको शेयर हमें क्यों करना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। हाँ, और ये वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से आपके स्कूल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही साथ बोर्ड्स के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और ये बात ध्यान रखना कि यहाँ से ज्यादा बड़ा तो नहीं आते, छोटे मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। आता है पावर शेयरिंग इज गुड। कहा जाता है कि पावर शेयरिंग गुड है, यानी पावर का बंटवारा कर देना, पावर को शेयर कर देना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। क्योंकि ये क्या कर देता है, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम कर देता है कन्फ्लिक्ट की, यानी लड़ाई जो झगड़े होते हैं अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अंदर, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनको कन्फ्लिक्ट है ना, उनको कम कर देता है। जैसे कि अगर पावर शेयरिंग नहीं किया जाए तो देश के अंदर जो अलग अलग कम्युनिटी हैं उनके अंदर कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे श्रीलंका के एग्जांपल हमने देखा कि वहां पे पावर शेयर सही से नहीं किया गया, तो जो सिन्हालीज और तमिल है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। लेकिन वहीं हमने देखा कि बेल्जियम के अंदर जहां पावर शेयर की गई तो क्या वहां कन्फ्लिक्ट हुए? नहीं, वहां कन्फ्लिक्ट नहीं हुए। ये वॉयलेंस का रूप ले सकते हैं अगर पावर शेयरिंग आप नहीं करोगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन सकती है, यानी कभी कोई गवर्नमेंट है कभी कोई गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को अच्छे से काम करने ही नहीं दिया जाएगा, दंगे वगैरह खूब होते रहेंगे। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run। कहा यह जाता है कि अगर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर वो किसी एक होते हैं मेजॉरिटी, दूसरा होता है माइनॉरिटी। मेजॉरिटी उन्हें कहा जाता है जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, माइनॉरिटी उन्हें कहा जाएगा जिनकी पॉपुलेशन कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये पेन 10 लोगों के पास है, 15 लोगों में से 10 लोगों के पास ये पेन है, तो यानी ये पेन जिनके पास भी है वो मेजॉरिटी में है, और जिनके पास ये पेन है वो किस में है, माइनॉरिटी में। यानी जिनकी संख्या ज्यादा है वो मेजॉरिटी, जिनकी संख्या कम है उन्हें माइनॉरिटी कहा जाता है। तो मेजॉरिटी वाले कम्युनिटी अक्सर क्या करते हैं, अपना डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए अपनी चीजों को मनवा देते हैं माइनॉरिटी वालों से, कहते हैं कि यही सही है और यही आप भी मानो। तो वो लोग बेचारे, उनकी संख्या कम रहती है, उनकी पॉपुलेशन कम रहती है, तो लोग मान भी जाते हैं। यही कह रहा है कि अट्रैक्टिव लग सकता है, कि कुछ समय के लिए लगता है कि चलो ठीक है कर लेना चाहिए, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन्स द यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन लंबे समय के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो मेजॉरिटी वाला पर्सन है वो बार बार माइनॉरिटी के राइट्स को छीन ले और उस पे अपना बार बार डोमिनेंस क्रिएट करता रहे और उसको धीरे धीरे करके उसको गुलाम बना ले। ऐसा भी पूरा हो सकता है, यानी उसको राइट ना दिया जाए, वो उसका होना ना होना कोई मतलब ही नहीं बनता, ऐसा भी क्रिएशन हो सकता है। इट रूइंस बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। और अगर ऐसा होता है लॉन्ग टर्म के अंदर तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के लोग हैं दोनों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी दोनों ही लोग इस प्रॉब्लम को सफर करेंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वायलेंस, ऐसा नहीं होगा कि एक ही पर्सन करेगा, दूसरा भी पर्सन को सफर करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये कहा जाता है कि जो पावर शेयरिंग है वो आत्मा है डेमोक्रेसी की, इसे स्पिरिट बताया जाता है पावर शेयरिंग को। Our democratic rules involve sharing power with those affected by its exercise and who have to live with effects। दरअसल अगर पावर शेयरिंग करते हैं तो दूसरी चीज इसमें एक चीज ये भी होता है कि अगर आप पावर शेयरिंग करते हो तो इसके अंदर दो टाइप के लोग होते हैं। या तो एक वो लोग होते हैं जिनके ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई भी चीज मतलब रूल वगैरह बनाए जा रहे हैं तो इसका पूरा साफ साफ ये होगा कि आपके ऊपर इफेक्ट किया जाएगा और उसी इफेक्ट में आपको फिर जीना भी पड़ेगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि पावर शेयरिंग करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक ही पर्सन जो है बार बार वो अपने लिए काम करता रहे तो दूसरे वाले लोगों के लिए परेशानी हो सकती है ना।
क्योंकि ये इफेक्ट जैसा बनाएगा ऐसे जो दूसरे कम्युनिटी वाले लोग उनको भी इसके इफेक्ट में रहना पड़ेगा, चाहे उनके लिए अच्छा हो या फिर बुरा। पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न। पीपल को कंसल्ट किया जाना चाहिए कि वो कैसे गवर्न हो गए, यानी पीपल के पास ये राइट होना चाहिए कि उनके गवर्नेंस कैसे चलेगी, उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि उनका जो देश है वो कैसे रन होगा। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन अक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। और एक अच्छी गवर्नमेंट उसे ही कहा जाता है जिसके अंदर जो सिटीजन्स हैं, यानी उस देश के जो नागरिक हैं, वो अगर पार्टिसिपेट करें और गवर्नमेंट में अपना हिस्सा लें तो ही उसे अच्छा कहा जाता है। इट मीन्स अगर ये गवर्नमेंट है, अगर लोग इसको पसंद करते हैं तो ही ये गवर्नमेंट अच्छी है। अदरवाइज ये भले ही अपने आप को कितना भी क्लेम कर ले कि मैं अच्छी हूँ, ये अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो अच्छी गवर्नमेंट वो होती है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जहां पर जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट को अपलॉज करते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको 2 पॉइंट बताया, पहले शुरुआत में तो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया और अभी मैंने दूसरा पॉइंट बताया। जो फर्स्ट पॉइंट है उसे प्रूडेंटल रीजंस भी कहा जाता है और दूसरा जो पॉइंट बताया मैंने उसे मोरल रीजंस भी कहा जाता है। एग्जाम में ऐसा भी पूछ ले कि मोरल रीजंस पावर शेयरिंग के अंदर क्यों जरूरी है तो आपको पूरा लिख देना पड़ेगा। प्रूडेंटल रीजंस क्या होता है तो आपको फर्स्ट वाला पॉइंट लिख देना पड़ेगा। प्रूडेंटल रीजंस बेसिकली फोकस ऑन बेटर रिजल्ट, यानी परिणामों पे पूरा फोकस करता है कि कैसे कैसे अच्छा रिजल्ट आया जाए। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, मतलब उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। अगर पावर शेयरिंग नहीं की जाए वायलेंस हो सकता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकती है। तो ये रिजल्ट पे फोकस करता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा। तो ये रिजल्ट पे फोकस करता है प्रूडेंटल रीजन। दूसरा होता है मोरल रीजन। मोरल रीजन से बताता है कि क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है, कि अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो इसका देश के अंदर क्या महत्व है। क्योंकि अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका एक महत्व बनता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसे अच्छी मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट हमने बात की ये इंपॉर्टेंस को बताता है कि देश के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे रीजंस देता है। और जो कि ये प्रूडेंटल रीजंस है वो फोकस करता है कि देश के अंदर क्या किया जाए कि जिससे बेटर रिजल्ट निकल कर आए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और जिस भी दोस्त को इस टॉपिक में डाउट है आप उनको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने बनाए उसको शेयर कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि पावर शेयरिंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या फॉर्म हो सकते हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके स्कूल टेस्ट या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की ये वीडियो है। It was believed that all power of a government must reside in one person or a group of person located at one place. ये ऐसा माना जाता था काफी लंबे समय से कि गवर्नमेंट की जो पावर है ना वो किसी एक पर्सन को दे दिया जाए या फिर कई लोगों का ग्रुप हो पर्सन्स का उनको दे दिया जाए। ऐसा काफी लंबे समय तक माना जाए कि सेंटर में ही रहे, कुछ लोगों के पास ही पावर रहे तो काफी ज्यादा अच्छी है। बट आफ्टर इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी इट हैज चेंज। पर डेमोक्रेसी जैसे जो आइडियोलॉजी निकल के आई है, जो थॉट निकल के आया है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये बदल चुका है। हमारा ये मानना बदल चुका है कि पावर सेंटर में रहना चाहिए। हमारा मानना ये हो चुका है कि पावर को डिवाइड कर देना चाहिए। इनर डेमोक्रेसी अगर हम देखें तो पीपल रूल करते हैं, जनता का शासन होता है, यानी जनता अपने लीडर को चुनती है, वही लीडर उन पे रूल करता है। ऐसा तो नहीं होता कि किंग वगैरह किंग का बेटा किंग वही हम पे रूल करे, ऐसा तो होता नहीं है। सेल्फ गवर्नमेंट होती है, हमारे द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट होती है। डाइवर्स ग्रुप ऑफ व्यूज एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनकी वैल्यू की जाती है, उनके व्यूज भी एग्जिस्ट होते हैं, यानी उनकी बातों को सुनी जाती है। और एवरीवन हैज अ वॉइस, हर एक इंडिविजुअल के पास उसका बोलने का अधिकार रहता है। डेमोक्रेसी के अंदर उसके पास बोलने का अधिकार रहता है कि उसके लिए क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है। तो जो कि डेमोक्रेसी की कुछ चीजें अच्छी हैं। अब क्या होता है, इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। अब यहां से इंपॉर्टेंट होता है कि जो डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी, उसके अंदर पावर को किस तरीके से शेयर किया जाता है, यानी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बताइए। ऐसे एग्जाम में घुमा फिरा के कुछ भी पूछेगा लेकिन वो जरूर लिखेगा कि बताइए फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो उसके लिए अब हमारा होता है शुरू। तो पहला फॉर्म जो हमारा आता है वो आता है पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट।
यानी अगर आपको पावर शेयर करनी है तो आप क्या करो, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें शेयर कर दो। ऑर्गन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हमने 9th क्लास में पढ़ा था। लेजिस्लेचर वो होता है जो कानून बनाता है, बनाए गए कानूनों को एग्जीक्यूटिव क्या करता है, लागू करवाता है। जुडिशरी क्या करता है, देखता है, चेक करता है कानून सही है कि नहीं, अगर कोई तोड़ रहा है तो इसके ऊपर जजमेंट वगैरह का ये काम करता है। वी कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, मेन इंपॉर्टेंट, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और पावर क्यों कहा जाता है ऐसा? इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके काम तो अलग अलग होंगे। लेजिस्लेटर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, जुडिशरी का काम अलग है, पर इनकी जो पावर्स का जो लेवल सेट किया गया वो एक ही है। यानी तीनों की लेवल एक ही किया गया। काम तो ये अलग अलग डायरेक्शन में करेंगे, नो डाउट, लेकिन जो पावर है उनकी वो एक लाइन में डिसाइड कर दी गई, एक लिमिट है इसकी कि भैया आप यही है पावर आपकी इतनी, और तीनों की पावर एक जैसी ही है, एक ही है। इनके पावर, किसी के पास कम ज्यादा पावर नहीं है, तो इस वजह से इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। सच आर सेपरेशन इंश्योर दैट नो वन ऑफ द पावर ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ऐसा इस वजह से किया जाता है, सबको पावर एक जैसा इस वजह से दिया जाता है ताकि कोई भी अपने पावर को मिस यूज ना कर सके। अगर मान लेते हैं इसको हम पावर ज्यादा दे दे तो पूरा चांस बनता है कि अपनी पावर का मिसयूज करे और इन दोनों को परेशान करे, क्योंकि तीनों की पावर एक लिमिट में तय की गई है। तो ऐसे में तीनों लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ही परेशान करेंगे, कोई किसी पे ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। आगे देखा जाए, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, जो हर एक ऑर्गन जो होता है वो एक दूसरे को चेक करता है, क्योंकि पावर सेम है इनकी, तो एक दूसरे को चेक करते रहते कि कौन सही कर रहा है कौन नहीं गलत कर रहा, फिर वो वॉइस भी उठाते हैं उसके ऊपर। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, इसी को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पावर भी कहा जाता है, कि किस तरीके से पावर को बैलेंस यहाँ पे किया जाता है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, इस सिस्टम को हम चेक्स और बैलेंस भी हम कहा जा सकता है। ये तो रहा हमारा दूसरा पहला पॉइंट। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। जो पावर है वो शेयर की जाती है गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग लेवल्स पे। जैसे अलग अलग लेवल क्या होते हैं, पहला आता है फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट। काम मतलब काम तो सबका एक ही है, बस नाम अलग अलग है, किसी को फेडरल कहा जाता है, कहीं में सेंट्रल कहा जाता है, कहीं पे यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। ये आता है हमारा पहला लेवल आता है। इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं, ये लोग सेंट्रल, यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, ये लोग पूरी कंट्री पे रूल करते हैं। जो भी कानून वगैरह बनाते हैं, लॉ वगैरह बनाते हैं, पूरी कंट्री के लिए बनाया जाता है। दूसरा आता है स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये क्या होता है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट हैं, तो वो स्टेट स्पेसिफिकली स्टेट के लिए ही बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं दिल्ली में, अगर ये वगैरह कानून बनाएंगे तो पूरे दिल्ली में ही वो लागू होगा, कहीं और बाहर लागू नहीं हो सकता। यूपी में वो लागू नहीं किया जा सकता जब तक वहां का जो हेड है वो उसको लागू ना करवाए। लेकिन अगर ये कोई कानून वगैरह बनाता है तो ये पूरे देश में माना जाएगा। अगला आता है रीजनल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। रीजनल और लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, बेसिकली हम एमसीडी जानते हैं, गांव के अंदर पंचायत होती है और शहरों के अंदर एमसीडी होती है, तो इसको रीजनल लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। अगर इनकी पावर को देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट के पास पावर कम रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज्यादा रहती है, और अगला आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास और ज्यादा हो जाती है। तो मैनी कंट्रीज डू नॉट हैव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो यहां हमें एक लेवल देखने को मिलता है, कम ज्यादा 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 ऐसा। कई कंट्रीज में ऐसा लेवल नहीं होता। वेयर देयर आर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कई देशों में ऐसा नहीं होता, और जिन भी देशों में ऐसा लेवल दिया गया है कि इसके पास इतना, इसके पास इतने पावर, इसके पास इतने, इससे ज्यादा पावर है, तो उस वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ ये लिखा गया है कि किसके पास कैसी पावर्स है, वरना डिस्प्यूट हो सकता है। ये कोई काम है तो तीनों कहने लगे काम मेरा है, काम मेरा है, मेरा काम है, तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे में इनकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है कि आपका काम क्या है, आपके दायरे क्या है, क्या चीज आपके अंडर में है, क्या चीज आपके अंडर में नहीं है, ताकि आगे चल के कभी ये लोग आपस में लड़ाई वगैरह ना करें। अगर तो भी लड़ाई वगैरह हो जाती है तो जुडिशरी है वो चेक करती है। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है।
वी कॉल इट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसे हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कह सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछे कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या है तो आप यही लिख दीजिएगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि साफ साफ है वर्टिकल डिवीजन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हाई और लो लेवल की पावर दी गई है। जैसे लोकल गवर्नमेंट के पास कम है, स्टेट गवर्नमेंट के पास उससे ज्यादा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उससे भी ज्यादा है। तो इसी वजह से वर्टिकल डिवीजन कहा जाता है कि धीरे धीरे इसके अंदर बढ़ते जाता है। और जो फर्स्ट वाला पढ़ा उसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है और इसे वर्टिकल डिवीजन कहा जाता है पावर्स का। आगे देखें तो थर्ड पॉइंट आता है, वो कहता है पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो पावर है वो सोशल जो ग्रुप्स हैं अलग अलग उनमें भी शेयर की जा सकती है। जैसे कि एग्जांपल है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। अलग अलग रिलीजियस ग्रुप होते हैं हिंदूज के, मुस्लिम्स का, और लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के बेस पर, जैसे पंजाबीज का, गुजरातीज का, अलग अलग इनका लिंग्विस्टिक ग्रुप होता है। ये कम्युनिटी होती है। गवर्नमेंट इज बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस अरेंजमेंट, और इसी के लिए जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो बेस्ट एग्जांपल है इस अरेंजमेंट के लिए। वो कौन सी कम्युनिटी गवर्नमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है? ये कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात की जा रही है बेल्जियम वाली। हमने पढ़ा था बेल्जियम के अंदर से किस तरीके से कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया गया है। Some countries there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration। दरअसल क्या होता है कि कई कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका होता है उसके अंदर लीगल अरेंजमेंट किए गए होते हैं सोशली वीकर सेक्शंस के लिए, वुमेन के लिए। दरअसल क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको जगह दी गई होती है कि जो सोसाइटी के अंदर जो वीकर सेक्शन है या फिर जो औरतें हैं जो बहुत ही पीछे रह चुके हैं, उनको सोसाइटी ने आगे का दर्जा नहीं है उनको, तो ऐसे में क्या होता है इन लोगों को पावर दी जाती है लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में। इस वजह से लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में इनको पावर दी जाती है ताकि ये लोग अपना विकास कर सके, खुद डेवलप हो सके। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट। और ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि गवर्नमेंट के अंदर उनको स्पेस मिल सके, क्योंकि ये पावरफुल होते तो स्पेस की दिक्कत ही कहाँ होती, क्योंकि ये वीकर हैं। तो इस वजह से इनको स्पेस दिया जाता है ताकि ये लोग आए और अपना विकास कर सकें पूरे सोसाइटी के लिए। एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप एंड अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर ऐसा ना किया जाए, अगर इनको स्पेशल, अगर इनको कह सकते हैं रिजर्वेशन ना दिया जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये होगी कि इन लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि हमारे साथ गवर्नमेंट बर्ताव अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि हम तो वीक हैं और जो लोग वीक नहीं है दोनों लोगों के साथ एक ही जैसा ट्रीटमेंट कर दे तो कहाँ की ये अच्छी बात है, तो इंसाफी नहीं है। तो इस वजह से इनको ऐसा ना लगने लगे वुमेन या फिर सोशली वीकर सेक्शन को कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो ऐसे में इनको पावर दी जाती है कि चलो ठीक है आप भी आओ गवर्नमेंट के अंदर, आप भी काम वगैरह करो। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। और ऐसा इस वजह से ताकि आपकी भी हिस्सा बन चुके, जो माइनॉरिटी लोग होते हैं और या फिर वीकर सेक्शन जो होते हैं या वुमेन होते हैं उनको ऐसा दिया जाता है ताकि आप भी आओ, आप भी काम वगैरह करो। फोर्थ पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट होने वाला है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। ये जो पावर शेयरिंग है हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में भी देख सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स में भी डिवाइड की जा सकती है, आंदोलन जो वगैरह होते हैं, मूवमेंट वगैरह होते हैं, इनके द्वारा कंट्रोल या फिर इन्फ्लुएंस की जा सकती है। इसके लिए एक चीज समझो, जैसे डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं और उस इलेक्शन के अंदर जो जीतता है वो रूल करता है, सरकार बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, रूल करता है। इलेक्शन के अंदर एक चीज तो तय होती है कि कंपटीशन होना। उस कंपटीशन से क्या हो जाता है, इंश्योर हो जाता है कि डेट पावर डज नॉट रिमेन इन द वन हैंड, क्योंकि अगर कंपटीशन ही नहीं रहेगा, यही रहेगा, तो ऐसे में पावर इसी के पास ही रहेगी। बट अगर कंपटीशन इसके रिप्रेजेंट और भी कई लोग हैं तो ऐसे में कंपटीशन होता है, जिससे ये इसको डर लगेगा कि पावर यहां पे भी जा सकती, यहां पे भी जा सकती है और यहां पे भी जा सकती है। डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, और एक हाथ में पावर नहीं रहने वाली। इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अगर लंबे समय में देखे जाए, लॉन्ग रन में देखें, जो पावर है वो शेयर की जाती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। या क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है
जैसे हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है। तो ये जो मेन पार्टीज हैं, ये लोग क्या करती हैं कि इनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो अलग अलग होती है। तो अलग अलग आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स होती है उनको भी ये रिप्रेजेंट करती है। समटाइम्स इट कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस इज इलेक्टेड। कभी कभी ये डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट इस वजह से होता जाता है कि दो पार्टी डिसाइड कर लेती हैं कि हम दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। अलग अलग लड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो क्यों ना हम ऐसा करते, हम दोनों मिलकर काम करते। तो जब दोनों मिल जाती हैं तो ऐसे में क्या हो जाता है कि इनकी भी आइडियोलॉजी भी आ जाती है और इनकी भी आइडियोलॉजी आ जाती है। तो दोनों आइडियोलॉजीज मिलकर काम करती हैं। दे फॉर्म अ कोलेशन, एक कोलेशन कर लेती है, यानी इन दोनों को जुड़ने को ही कोलेशन कहा जाता है। कोलेशन गवर्नमेंट एंड थर्स शेयर पावर, और दोनों मिलकर ही पावर को शेयर करते। तो ये भी आइडियोलॉजी देश पे रन करेगी, ये भी आइडियोलॉजी देश पर रन करेगी, रूल करेगी। वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, हम लोग अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप मिल जाते हैं। जैसे कि ट्रेडर्स का यूनियन होता है, बिजनेसमैन का यूनियन होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर जो होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, इनका भी अलग अलग यूनियन होता है। और ये यूनियन क्या करता है, ये भी इनको भी पावर मिलती है। कैसे मिलती है वो समझते हैं। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट, इनका भी गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा होता है। कैसे? पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन, या तो पार्टिसिपेशन के थ्रू। यानी पार्टिसिपेशन कैसे कि गवर्नमेंट कोई भी रूल वगैरह बनाती है, कमेटी फॉर्म वगैरह करती है, तो इनको बुलाती है कि आप लोग आओ, आप अपनी राय दो, क्योंकि कानून हम आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं, तो बताओ क्या किया जाना चाहिए। तो लोग सलाह वगैरह देते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। तो इस वजह से भी इनको हुआ ना पार्टिसिपेशन, और इस तरीके से भी इनको पावर में शेयर मिल गया कि इनको भी पूछा जा रहा है। और दूसरा तरीका होता है ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या तो ये इन्फ्लुएंस कर देते हैं। जैसे कि क्या होता है मूवमेंट के थ्रू कि गवर्नमेंट ने कोई रूल वगैरह बना दिया, तो इनको अच्छा नहीं लगा, तो ये क्या करते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन छोड़ देते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं, धरना वगैरह देने लगते हैं, स्ट्राइक वगैरह करने लगते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि गवर्नमेंट को अपने फैसले बदलने पड़ जाते हैं, और वो फिर इनकी सुनती है कि चलो ठीक है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें बताओ और क्या क्या हम कर सकते हैं, और रास्ता निकालते हैं। तो इस तरीके से दो, या तो पार्टिसिपेशन के थ्रू ये ला सकती हैं, या फिर मूवमेंट वगैरह करके भी ये लोग अपनी बात मनवा सकते हैं, और इस तरीके से इनको पावर का शेयर मिल जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये टॉपिक जो मैंने आज करवाया बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करो, क्योंकि हो सकता है उनको ये पता ना हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने फेवरेट दोस्त को इस वीडियो को भेजो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसके नोट्स बना लो, इसे याद कर लो अच्छे से, और नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।